नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स नहीं बल्कि शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं। बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर बट ही हैज एक्सेलेंट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल ब्रेन। और आज का जो टॉपिक है ये कि जब आप राजनीति में होते हैं, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच एंड इफ यू डू नॉट डू दिस यू टेंड टू लूज योर क्रेडिबिलिटी। जिस तरह से आज प्रशांत किशोर की क्रेडिबिलिटी लगभग 0 हो गई है बिहार के राजनीतिक पटल पे, और जिस तरह से एनडीए की अप्रत्याशित या प्रत्याशित जीत हुई है, उस पे क्या कहना है आप सुने। और मैं अब आपके सामने इंजीनियर विष्णु दिवाकर को आमंत्रित करता हूं आपसे वार्तालाप के लिए। देखिए, मेरा एज ए वोटर, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता था। मैं एज ए फ्रेंडली भले डिस्कस करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ठेस पहुंची है। इस चीज की ठेस पहुंची है कि जब हम वोटर हैं बिहार के और हम बाहर से आकर हम वोट देने के एग्जैक्टली एक दिन पहले पटना आए हुए हैं, अपने फैमिली के साथ वोट देने गए हैं, अपने कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के साथ वोट देने गए हैं, और फिर जब हम वोट देने के बाद रिजल्ट आया तो लोग बोल रहा है कि बिहार के लोगों ने वोट बेच दिया, बिहार के वोटर चोर हैं, ये इनकी 10,000 में ये बिक गए तो 1100 रुपए में बिक गए। मेरे गांव में जो रहने वाले परिवार के अन्य लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको 1100 रुपया मिला है, न 10,000 रुपया मिला है। वो निहायत गरीब लोगों को मिला है जो बीपीएल कैटेगरी में होते हैं या महिलाओं को मिला है। तो मेरा ये कहना है कि भाई, पूरे लोकतंत्र में गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सब लोग वोट देता है। और जब नेशनल मीडिया पर जब ये बात आती है कि बिहार के लोग वोट बेचुआ हैं, बिहार के लोग जो हमें तो ये एक गाली लगता है कि हम बिहार में हैं और ये लोग हमारा वोट जिसको दिए वो तो खैर अपना ग्रेविटी बनाए हुए है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी ग्रेविटी बनाए हुए हैं, लेकिन एक पीके वाली पार्टी बोल रही है कि भाई हम वोट बेचवा हैं। बिहार के लोगों ने 10,000 वोट में 10,000 रुपया देकर वोट नीतीश कुमार ने खरीद लिया, भाजपा ने वोट खरीद लिया। ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि अगर बिहार के लोग पैसे पर 10,000 पर बिक गए रहते तो राजद को 1 करोड़ से ऊपर वोट नहीं मिलता। और अभी भी राजद बिहार में वोट शेयर के मामले में ठीक है, वो 143 सीट्स पर लड़ा, उसको फिर भी उसको 143 में 1 करोड़ से ऊपर उसको वोट आया है। सेकंड नंबर पर बीजेपी है जो 1 करोड़ से को क्रॉस किया है, और जेडीयू को 99 लाख से ऊपर वोट आया है। तो भाई, जब 10,000 में सब लोग वोट बेचा, 1100 में सब लोग वोट बेचा, तो राजद को फिर इतना वोट कैसे मिल गया? राजद को तो 0 पर आउट हो जाना चाहिए था, जैसे पीके की पार्टी जनसुरा 0 पर आउट हो गई, उसे तो कोई सीट नहीं मिला। तो वैसे राजद के वोटर भी सब, तो यहाँ इनका वोटर उनका वोटर का सवाल नहीं था। बिहार में स्थिति ये है कि गांव से जो जुड़ा हुआ है वो वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, वहाँ की जो बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़ी औरतें हैं, अशक्त हैं या गरीब हैं, वो अपने बेटा से ज्यादा नीतीश और मोदी का नाम लेती हैं। जिस औरत को 100 रुपए के नोट देखे हुए महीनों 2 महीने हो गए, उसके खाता में 1100 रुपये आता है। बहुत से लोगों को 10,000 नहीं मिला है, लेकिन 1100 रुपया तो लगभग सभी डिजर्विंग लोगों को पहले से ही मिल रहा था। 400 रुपया मिल रहा था, फिर 1100 रुपया मिल रहा है। उनको, उनके माइंडसेट को आप नहीं समझ रहे हैं कि उनके लिए 100 रुपया, 400 रुपया और 1100 रुपया क्या है? ये एक वेलफेयर स्कीम था सरकार का। तो आप कैसा राजनीति कर रहे हैं कि बिहार के जनता से, जिसने अपना इंटीग्रिटी के साथ कि नहीं हमको इसी को वोट देना है, अब तो वोट चोरी का लोग इल्जाम लगा रहा है कि ये है, वो है, ऐसे है। अरे भाई, कई जगह यहाँ पर बिहार में तो बीएसपी एक सीट निकाल ले गया जिसका कोई झंडा ढोने वाला नहीं था। उसकी नेता भी यहाँ आकर प्रचार बहन मायावती जी नहीं की, वो कैसे अपना एक सीट निकाल गया, वो भी शायद बहुत कम मार्जिन से, 100 या 150 मार्जिन से। तो वहाँ जब वोट बीजेपी के लिए, बीएसपी के लिए कौन रोने वाला था? वहाँ सेकंड नंबर पर बीजेपी है, बीजेपी 112 वोट मैनेज करके या 100 वोट मैनेज करके जीत जाती। ऐसे बीजेपी के कई कैंडिडेट्स हैं जो 100, 200, 300, 500 के अंतर से हारे हुए हैं।
तो पीके को राजनीति बिहार में करना है। पीके ने हमेशा बोला, जो भी इनका वीडियो क्लिप आप देखिए, इन्होंने कोई इस्तीफा का बात नहीं बोला है। इन्होंने सीधे बोला है कि लिखकर ले लीजिए, अगर नीतीश कुमार के पार्टी को 25 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। अरे तो राजनीति, फिर वही राजनीति आपने छोड़ने की बात बोली थी, इस्तीफा क्या देती? इस्तीफा की उस समय भी कोई बात नहीं थी। आप संरक्षक थे, पार्टी आप चला रहे हैं, डिफैक्टो चीफ हैं, तो आपने राजनीति छोड़ने की बात बोली थी, इस्तीफे की बात नहीं है। इनका फिर से वीडियो आप लोग देख लीजिए। और जिस जनता को आप गाली दे रहे हैं, जिस प्रदेश की बूढ़ी औरतें, जिस प्रदेश के बूढ़े लोग अपने बेटा से ज्यादा नीतीश और मोदी का नाम ले रहे हैं, उस प्रदेश में उस पार्टी को हराना नामुमकिन है। उस प्रदेश में उस पार्टी को आप नहीं हरा सकते हैं। और जब वही गांव में पुनः आप जाइएगा उनको समझाने के लिए, तो वही आपको दौड़ाएंगे कि हमको तुम गाली भी देते हो और फिर समझाने भी आए हो। क्या समझाने आए हो? प्रशांत किशोर का फ्यूचर आने वाले भविष्य में आप क्या देखते हैं? प्रशांत किशोर का फ्यूचर अगर इसी तरह से थेथराई करते रहे, जमीनी राजनीति प्रशांत किशोर समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट स्टाइल में राजनीति करना चाह रहे हैं। इनका एक भी कार्यकर्ता किसी गांव में खोजने पर नहीं मिलेगा। शहर से नियर बाई जो टाउन एरिया था, वहां से इनका कार्यकर्ता आते हैं। बड़े बड़े नेता इनके हैं जो शहरों में रहते हैं। गांव में आप जदयू का, राजद इतनी पुरानी पार्टी है, हर गांव में उसके 100-200 कार्यकर्ता हैं जो कभी भी रोड पर निकल सकते हैं। उनको एक पैसा नहीं मिलता है। चुनाव के समय उनको जरूर कुछ पार्टी की तरफ से खर्च मिलता है। तो राजद अगर 25 सीट्स जीतती है तो उसका 30 साल के उसके हर पंचायत तक में कार्यकर्ता है, और वो उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। पार्टी पैसा राजद दे या न दे, बीजेपी के कार्यकर्ता को पैसा मिले या न मिले, बहुत से कार्यकर्ता हैं भूखे पेट बूथ पर दिन भर खड़े रहते हैं, उनको खाने लंच पैकेट नहीं पहुंचता है, फिर भी वो अपना वो बूथ नहीं छोड़ते हैं, वहां से नहीं हटते। तो जब तक से इतना डिवोटेड टीम पीके का नहीं बनेगा, ग्राउंड की राजनीति नहीं करेंगे, कारपोरेट स्टाइल में केवल वो अपना सुबह 9 से 6 वाली जब पेड वर्कर्स हायर ऑन, हाँ पेड वर्कर से राजनीति, लॉन्ग टर्म की राजनीति नहीं हो सकती है। और 3 साल का ही जो बोलते हैं पीके कि हमने बिहार में सब कुछ लुटाया, बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया, और इनके कैंडिडेट भी यही बोलते हैं। अरे भाई, यहाँ तो 30 साल 40 साल कम पड़ती है राजनीति के लिए। 1977 से नीतीश कुमार राजनीति में है। पहली बार विधायक कब बने? 1985 में, और बख्तियारपुर में बैठे रहते थे। लेकिन पहले एक पॉलिटिकल वर्कर का कॉन्सेप्ट होता था कि दे यूज टू बी डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, और वो भले उनको मन में एक लालच रहता था कि पार्टी जीत जाने के बाद मुझे कुछ काम मिल जाएगा, कुछ मेरा फाइनेंशियल लाभ भी होगा, पर इस तरह का कॉन्सेप्ट की एक पॉलिटिकल हायरिंग 10 to 6 वाला वर्कर जो 10 बजे काम शुरू करता है और 6 बजे लैपटॉप बंद करके अपने घर में चला जाता है, अब उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, अगले दिन फिर 10 बजे वो पॉलिटिकल वर्कर बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा है प्रशांत किशोर का? यही सर, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बेंगलोर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो एक जेनरिक जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है भारत जैसे गरीब देश में, जहां पर लोग फटे धोती, फटे गंजी और फटे लुंगी पहन के अपने पार्टी के लिए झंडा ढोते हैं, वहां पर लैपटॉप स्टाइल में और पेड वर्कर से आप पॉलिटिक्स करना चाहेंगे तो ऊपर से तो रैली में लोग आएगा, ऊपर से सब रैली में आपके चूंकि जो जिसको टिकट दिया है, सक्षम लोगों को दिया है, वो अपना ट्रक में भर भर के कुछ दिन तक अपना शो में ले जाएंगे कि भाई चलो रैली है, तो वो फॉर टाइम बिंग है। वो आपके वोटर हैं नहीं हैं, वो उसको आप वोटर समझ लेते हैं, वो वोटर आपके नहीं है। उनको आपने जो आपको डाई हार्ड सपोर्टर ग्राउंड लेवल पर बनाना होगा, हर पंचायत में, हर गांव में। आज भी आप रिमोट गांव में चले जाइए, वहां राजद के 150 समर्थक मिल जाएंगे, डाइवोट बीजेपी के मिल जाएंगे, जेडीयू के मिल जाएंगे, माले कम्युनिस्ट पार्टी के मिल जाएंगे, बसपा के समर्थक मिल जाएंगे, लेकिन जन सुराज के समर्थक गांव में खोजते रह जाइए, नहीं। ये तो हुआ सपोर्टर और वर्कर की बात। जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन ही है उसका क्या होगा? वैसे भी एक पार्टी लड़ी थी बिहार में, 6 सीट पाई है। ओवैसी की पार्टी का आप बोल रहे हैं?
कांग्रेस कांग्रेस का, हाँ ओवैसी की पार्टी को तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन ओवैसी की जो AIMIM है, वो तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है ओवैसी। लेकिन फिर आप किसके विषय में जा रहे हैं? कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। कांग्रेस का भविष्य भी वही है जो जन सुराज का है। तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को और कांग्रेस नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा कि इनकी वोट चोरी, हम लोग जब 18-19 साल के थे उस समय 1989 में वोट चोरी इनकी हुई थी, और वोट चोरी जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उन्हीं के दौरान कार्यकाल में वोट चोरी हुई। बिहार में इनका वोट चोरी किसने किया? राजद के लालू यादव जी ने किया, भाजपा के यहाँ के लोकल नेताओं ने किया। तो बिहार में कांग्रेस का वोट 89 में राजद और भाजपा ने, जदयू ने मिलकर किया। यूपी में मुलायम सिंह ने कर लिया उसी दौरान। तो इनकी वोट चोरी तो साउथ से लेकर जितने, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, तो वहां तो जो वोट चोरी ना इनका किया है वो लोग तो सत्ता में है ही। तो वोट चोरी, उस समय तो ईवीएम भी नहीं था, उस समय तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था। तो ये लोग अपने जो इनके रियल जो वोट जो हड़पा है लोग, तो उस पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये लोग अपना बाल खुजाते हैं और इनको सबसे आसान लगता है कि ईवीएम को दे दो, वोटर लिस्ट को दे दो, चुनाव आयोग को दे दो। अरे भाई, आपका वोट जिसको बोलते हैं चोर, तो सब आपके सत्ता में बैठे हुए। नीतीश कुमार आप ही के वोट लेके बैठे हुए हैं, राजद वाले भी आप ही के वोट लेके बैठे हैं। आपका वोट चोर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो लोग लेके बैठा हुआ है। तो फ्यूचर में ओवैसी को आप कितना एक्टिव देखते हैं बिहार में? ओवैसी का फ्यूचर में क्या, बिहार में भविष्य आज भी है, कल भी रहेगा। और एटलीस्ट ओवैसी की सबसे खास बात यह है कि वो सूडो सेकुलरिस्ट टाइप का वो राजनीति नहीं करते हैं। उनका अपना एक विजन है कि भाई हमारा एक नेतृत्व होना चाहिए। राजद भी जो है दरी बिछाने का ये अपील करता है। He speaks his mind। हाँ, जो दिमाग में है, हाँ, जो मन में है बोलता है। तो वो जो आम मुस्लिम जो मतदाता है उसको आप जो सेकंड लाइन में बना के रखे हैं कि आप दरी बिछाने के लिए हैं, आप झंडा ढोने के लिए हैं, तो आम मुसलमान समझता है। क्योंकि एक बार राजद को इस दरी बिछाने वाला कॉन्सेप्ट तब नहीं आता जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बोला था कि आप अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री राजद बनाए तो मैं समर्थन दे दूंगा। तो उस समय तो इन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया। फिर भी मुसलमान, चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा सेकुलर पार्टी के रूप में, तब तक से राजद को समर्थन दे रहे हैं। अब ओवैसी आ गए हैं, ओवैसी का समय समय पर वो काफी राष्ट्रवादी अप्रोच भी अपनाते हैं, तो उनका समर्थन तो भाई ऐसा कोई, ओवैसी ने अपना ऐसा पर्सनालिटी बना लिया है कि कभी कभी वो कांग्रेस से ज्यादा नेशनलिस्ट लगते हैं। कांग्रेस काफी पिछड़ जाती है राष्ट्र के मुद्दों पर भी, तो कम से कम उनका तो एक स्टैंड है कि देश में हमारा जो भी होगा इंटरनल मैटर, उसमें हम सबसे लड़ेंगे। अपने बिरादरी को अपील करते हैं, बिरादरी उनकी बात को सुनती है। और इस चीज पर न राजद को ध्यान जा रहा है, न कांग्रेस को ध्यान जा रहा है। वोट चोरी तो ओवैसी जी ने भी किया। पूरा सीमांचल में कितने सीट पिछले बार हारे राजद के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, और इस बार कितना हारे, वो लोग अपना एनालिसिस कर ले। वोट चोरी ईवीएम से नहीं हुआ है। किसी ने बोल दिया कि 25,000 वोट ईवीएम में पहले से ही लोड था। अरे भाई, ये गजब एक्सपर्ट आप लोग आ रहे हो। तो टोटल वोट जो कास्ट हुआ और जब काउंटिंग हुआ तो उसमें 25,000 एक्स्ट्रा आ जाना चाहिए था। ईवीएम का कैपेसिटी है 2,000 एज ऑफ नाउ। ईवीएम में आपको कई बूथ ऐसे हैं कि वहाँ 1,000-1,200 वोट ही रहता है, 800 पोल होता है। कोई ऐसा क्षेत्र है जो 2000 में उसमें 700 पोल होता है, तो उसमें 25,000 वोट कहाँ से? 2006 तक ये कैपेसिटी हुआ करता था 3600। अभी का जो भी ईवीएम है उसका कैपेसिटी इज लिमिटेड अप टू 2000। इस तरह का हवाई राजनीति और बयानबाजी करने से न कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस को यही है, एक ने मैंने बोला कि डायनासोर आ जाएगा लेकिन कांग्रेस फिर से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सबसे जो बड़ी समस्या है कि वो ग्रासरूट पर समस्या जान रही है, उसके सेकेंड लाइन के नेता जानते हैं, ग्राउंड के पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स करते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन उनमें साहस नहीं है कि वो अपने बातों को अपने फोरम पर बोलें। और जो उनका लीडरशिप है
उस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। उसका एक कॉकस है, एक ऐसा कोर ग्रुप है जो उसको ड्राफ्टिंग करके देता है, जो उसको प्रीच करता है कि यही चीज, यही लाइन लेकर बोलना है। तो चाहे नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो या फिर वो राष्ट्रहित की बात हो या कोई भी बात हो, वो उस दायरे से बाहर निकलते नहीं है। तो इस तरह से उनकी राजनीति धीरे 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 खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का आज जमाना है। आज कोई चीज आपका कोई छिप नहीं सकता है। आप झूठ बोलकर, थेथराई करके आप एक दिन आप सुर्खी बटोर सकते हैं, अगले दिन लोग जान जाएंगे कि यार तो फिर एक बहुत बड़ा झूठ। थैंक यू सर। तो ये था एक अनबायस्ड न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखने वाले इंजीनियर का ईमानदार आकलन। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।